भगवाधारी योगी को हरा पाए। आखिर दिग्गज मुस्लिम नेता ने क्यों किया ये दावा? यूपी की बदली राजनीति, सपा के लिए बजी घंटी। राम भक्त योगी या मजार पर जाने वाले अखिलेश? यूपी की जनता किसे बनाएगी 27 का सत्ताधीश? उत्तर प्रदेश देश का ऐसा राज्य जहां दशकों तक कांग्रेस का राज रहा। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी जैसे बड़े नेता इसी यूपी से सांसद बनते रहे। लेकिन इसके बावजूद 1989 में कांग्रेस की विदाई हुई तो फिर दोबारा कभी यूपी की सत्ता में नहीं लौट पाई। और अब लगता है साल 2017 में सत्ता से बाहर हुई समाजवादी पार्टी का भी यही हाल होने वाला है, क्योंकि यूपी के मुसलमानों में लगता है ये दम नहीं कि वो योगी को अकेले दम पर सत्ता से हटा पाए। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की सत्ता मुसलमानों के इर्द गिर्द घुमा करती थी। सरकारों में मुसलमानों का दखल इस कदर हुआ करता था कि जब यूपी की सत्ता अखिलेश यादव के पास थी तब कहा जाता था कि यूपी को 4.5 मुख्यमंत्री चला रहे हैं। पहले 4 मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, राम गोपाल यादव और आजम खान थे, जबकि सीएम की शपथ लेने वाले अखिलेश यादव को आधा मुख्यमंत्री कहा जाता था। इसी बात से समझ सकते हैं कि सपाई नेता आजम खान का सपा सरकार में कितना भौकाल हुआ करता था। लेकिन साल 2017 में सपा सरकार गई और आजम खान का भौकाल भी चला गया। अब वो राजनीति में कम, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए ज्यादा नजर आते हैं। तो वहीं उनके मुखिया अखिलेश यादव आज भी सत्ता हासिल करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई किसी छोटी मोटी पार्टी से नहीं है, बीजेपी से है, जिसके पास मोदी और योगी आदित्यनाथ जैसा बड़ा चेहरा है, जो डंके की चोट पर हिंदुत्व के साथ साथ विकास की भी बात करता है। और अखिलेश को आज भी लगता है कि मुसलमानों के दम पर वो मोदी और योगी को हरा देंगे। इसीलिए कभी सपाई सांसद धर्मेंद्र यादव माफिया मुख्तार अंसारी की कब्र पर फूल चढ़ाने चले जाते हैं, तो कभी खुद अखिलेश यादव और डिम्पल यादव राम मंदिर जाने की बजाय मजार पर नजर आते हैं। अखिलेश यादव के पास राम मंदिर जाने का वक्त नहीं है, लेकिन मजार पर जाने का वक्त है। इसी बात से समझ सकते हैं कि उनके लिए मुस्लिम वोट बैंक कितना जरूरी है। लेकिन इसके बावजूद लगता है इस बार 2027 के चुनाव में भी अखिलेश यादव मुस्लिम वोट बैंक के दम पर योगी को नहीं हरा पाएंगे। और ये बात हम नहीं कह रहे, कभी समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता रहे इमरान मसूद ने कहा है। इसीलिए कार्यक्रम में उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि अब्दुल को ये समझना चाहिए कि जब तक अब्दुल ये ठेकेदारी लेगा कि वो भाजपा को हरा देगा तो भाजपा नहीं हारेगी। सरकार नहीं बनेगी तो पिटेगा अब्दुल। इसलिए हमारे लिए जरूरी है कि हम सरकार बनाएं। लेकिन अब्दुल को भी ये समझना चाहिए कि जब तक अब्दुल ये ठेकेदारी करेगा कि मैं भाजपा को हरा दूंगा, भाजपा नहीं हारेगी। ये जिम्मेदारी पंडित जी की होगी, ये जिम्मेदारी यादव साहब आपकी होगी कि आगे झंडा लेकर के चलिए, हम तो पीछे चल ही रहे। चलिए आगे झंडा लेकर के, अब पीछे चल रहे हैं। आज देश को कहां खड़ा कर दिया इस नफरत की आग में। इमरान मसूद ने कांग्रेस के साथ साथ समाजवादी पार्टी को ये बता दिया कि अकेले मुस्लिमों के दम पर वो योगी को नहीं हरा सकते। इसके लिए कांग्रेस और सपा को हिंदुओं का साथ भी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस सपा में राजकुमार भाटी जैसे नेता हो, जो सरेआम ब्राह्मणों के खिलाफ जहर उगलते हो, क्या उस सपा को ब्राह्मण जिताएंगे? जिस सपा में रामजी लाल सुमन जैसे सांसद हो, जो सरेआम राजपूतों के गौरव राणा सांगा को गद्दार कह दे, क्या वो राजपूत सपा का साथ देगा? जिस सपा पर गेस्ट हाउस कांड के दौरान दलितों की बड़ी नेता मायावती के अपमान का आरोप लगा हो, क्या वो दलित उस सपा का साथ देंगे? जिस सपा ने भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा के लिए बीजेपी की तरह मुखर होकर लड़ाई नहीं लड़ी, क्या उस सपा का साथ यादव समाज देगा?
मुस्लिमों के मजार और इफ्तारी में जाने वाले सपाई मुखिया अखिलेश यादव जब चुनावों में पीडीए की बात करते हुए हिंदुओं से वोट मांगने जाएंगे तो ये सवाल तो उठेंगे ही कि आखिर हिंदू समाज सपा को वोट क्यों दे। क्योंकि जब चुनावों में मुस्लिम समाज एक तरफा वोट सपा को देता रहा है तो क्या हिंदू समाज को अयोध्या, काशी, मथुरा की बात करने वाली बीजेपी को एक तरफा वोट नहीं देना चाहिए? और ये बात अब हिंदू समाज शायद समझ रहा है। शायद यही वजह है कि कांग्रेस सांसद इमरान मसूद को ये बयान देना पड़ा कि मुसलमानों में दम नहीं है कि वो अकेले दम पर बीजेपी को हरा पाए। इसके लिए हिंदुओं का साथ जरूरी है। वैसे आपको क्या लगता है, 2027 के यूपी चुनाव में हिंदू समाज योगी, अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी किस पर भरोसा जताएंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। यूपी को देश के बीमारू राज्यों की श्रेणी में गिना जाता था और आज मुझे आप सबको बताते हुए प्रसन्नता है, जो यूपी बॉटम 3 में था, आज देश की टॉप 3 इकोनॉमी व यूपी आज खड़ा है। टॉप 3 इकोनॉमी यूपी की। हम लोगों ने इस दौरान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की। जो 12 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश की कुल जीएसडीपी थी, आज वो 36 लाख करोड़ की है। उत्तर प्रदेश में पर कैपिटा इनकम जो 43,000 रुपए था, आज वो 1,20,000 क्रॉस कर चुका है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश के बजट के दायरे को 3 गुना करने में हम लोगों ने सफलता प्राप्त की है। हर एक तबके के लिए कुछ न कुछ कार्य किया। 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी, एमएसएमई यूनिट का जो एक बेहतरीन बेस यूपी के पास था, जो मृतप्राय सा हो गया था, उसको पुनर्जीवित किया गया। 96 लाख एमएसएमई यूनिट, 3 करोड़ से अधिक लोग आज यूपी के अंदर वहीं रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। सुरक्षा का एक बेहतरीन वातावरण। अब कोई राह चलते हुए बेटी के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता, जबरन उठाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। उसको मालूम है कि जबरन उठाएगा तो जो दुर्गति रावण और दुर्योधन की हुई थी, यह तय है, यह उसकी होनी। ये इच्छा शक्ति जब कार्य करने की होगी और बिना भेदभाव की होगी, तब परिणाम आएंगे। और वह परिणाम इन 9 वर्षों में लाने का पॉलिसी पैरालिसिस से यूपी को बाहर गया। हम लोग आए थे, यूपी के अंदर केवल एक पॉलिसी थी, वह भी एकदम 3rd क्लास की, पता ही नहीं था उनको इंग्लिश के और हिंदी के और में अंतर ही महसूस नहीं होता था। यानी यूपी की जो औद्योगिक विकास की नीति थी, उसमें एक शब्द ऐसा था कि हिंदी और इंग्लिश में दोनों और शब्द था। आप याद करिए कि अर्थ को कैसे अनर्थ बनाया जाता है और कैसे लुटिया डुबाई जाती है, उसका उदाहरण था। हमने रिफॉर्म किए। आज यूपी के पास 34 और देश के अंदर सबसे अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज हमारे पास हैं। कोई पॉलिसी पैरालिसिस नहीं, हमारे पास सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है। निवेश सारथी है, निवेश मित्र है, और इनके माध्यम से हर एक इन्वेस्टर से जुड़ी हुई समस्या का समाधान एक सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म के माध्यम से करके हम लोगों ने देश के अंदर सर्वाधिक निवेश को यूपी के अंदर लाने में सफलता प्राप्त की है। 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव आज यूपी के पास मौजूद हैं, जिनमें से हम लोगों ने 15 लाख करोड़ को ग्राउंड ब्रेकिंग किया है। 7.5 लाख करोड़ आज हमारे पास पाइपलाइन पर है, किसी भी दिन हम उसको ग्राउंड ब्रेकिंग करवा सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, साहब आपके यहां यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूं कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो, नहीं होती है। अरे सड़कें चलने के लिए है, या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें। उन लोगों ने मुझसे कहा साहब कैसे होगा, हमारी संख्या ज्यादा है। हमने कहा शिफ्ट में कर लो, तुम्हारे घर में रहने की जगह नहीं है तो भाई संख्या नियंत्रित कर लो।
और नहीं है सामर्थ्य, क्यों बेकार आगे संख्या बढ़ाई जा रहे हैं। और ये चाहिए आपको कि अगर आपको सिस्टम के साथ रहना है तो याद करना, हम उन नियम और कानून को मानना शुरू करें। कानून का राज होगा, कानून के राज को सबको समान रूप से लागू करेंगे। नमाज पढ़नी आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसको रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं। सड़क चलने के लिए एक आम नागरिक, एक बीमार व्यक्ति के लिए, एक आम नागरिक के लिए, एक कामगार के लिए, एक कर्मचारी के लिए, एक सामान्य नागरिक के लिए, एक व्यापारी के लिए हम सड़क को बाधित नहीं करने देंगे। सरकार का नियम सार्वभौम है, सबके लिए समान रूप से लागू होता है। हमने सबको कहा, हमने कभी नहीं चलने देंगे, अराजकता नहीं सड़कों पे फैलने देंगे। प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे। हमारा काम है संवाद बनाना। आप संवाद से मानेंगे, संवाद से, नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। इसलिए सरकार उन सिस्टम के साथ पूरी व्यवस्था को जोड़ना चाहती है।